वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी कोर्स का संपूर्ण हल दे दिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए देखते हैं फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। फंक्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये फंक्शन के डेफिनेशन को हम अटेंड करने जा रहे हैं। ये फंक्शन को बताने से पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले आपको हम क्या बताए थे। इसके पहले आपको ए क्रॉस बी के विषय में बताए थे और उसके बाद उसी में हम आपको बताए थे उसका रिलेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी जो हमें प्राप्त होता है, वैल्यू हमें फाइंड आउट होता है, उसमें रिलेशन भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन आज की डेट में हम उस रिलेशन के अंतर्गत फंक्शन को भी समझना चाहते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा सा अंतर कहाँ पर दिखाई देता है। चलिए डेफिनेशन क्या कहता है इसका, ये देखिए। एक समुच्चय कैपिटल ए से समुच्चय बी का संबंध कैपिटल आर एक फलन एफ कहलाता है यदि समुच्चय कैपिटल ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक इमेज होता है। दूसरे शब्दों में फलन एफ ए से बी का इस प्रकार का संबंध कि एफ का प्रांत डोमेन ए होता है तथा एफ के किसी भी दो अलग अलग क्रमित युग्म मीन्स ऑर्डर पेयर के प्रथम घटक मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होता है। यदि एफ ए से बी का एक फलन है तथा ए कमा बी बिलोंग्स टू फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू बी, जहाँ बी को ए का अंतर्गत ए का इमेज कहते हैं तथा ए को बी का ये प्री इमेज मीन्स पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ए से बी के फलन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं जरा वो भी देख लीजिए। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इस प्रकार से हम फंक्शन को ये डिफाइन करते हैं। जबकि इसके पहले हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करते थे, आर सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसमें ए को डोमेन के अंतर्गत हम ये सेट ले लेते थे और बी के अंतर्गत हम उसके रेंज को ले लेते थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है इसके अंतर्गत। इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल के लिए पहले ये देखिए कि मान लीजिए कि सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और सेट बी में, सेट ए में क्या वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6 और बी में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसका जो लाइन ऑर्डर जो गिवन है 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से और 6 में, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर पेयर हमें दिखाई दे रहा है 1 का जैसे 2 में है, तो इसका हमें रिलेशन क्या मिल गया, संबंध इसे कहते हैं 1 कमा 2, 2 का रिलेशन मिल गया 2 कमा 3, 3 का रिलेशन मिल गया 3 कमा 4, यह दिखाई दे रहा है 4 का रिलेशन मिल गया 4 कमा 5, 5 का रिलेशन मिल गया 5 कमा 6। जरा इसमें समझने योग्य बात है कि यहाँ पर जो ए के जो सेट हैं उसमें एलिमेंट 6 भी था, लेकिन इसका कोई इमेज दिखाई नहीं दे रहा है, हमने क्रॉस कर दिया है। चलो देख लो जरा, 6 का कोई इमेज है क्या, नहीं है ना। तो इस प्रकार से यह जो संबंध है यह फलन के रूप में प्रदर्शित हम नहीं कर पाएंगे। क्यों, इस बात तो समझ में आ ही रही है, लेकिन यह एक प्रकार से रिलेशन जरूर है। जैसे क्यों रिलेशन है, क्योंकि आर सच दैट ए टेंड्स टू बी एक संबंध को डिफाइन करता है, ठीक है ना। लेकिन यह डिफाइन रिलेशन तो कर रहा है, लेकिन फंक्शन का को डिफाइन नहीं कर रहा है। चलिए इसके बाद देख लीजिए, आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है ये सेट ए में एलिमेंट है 9 4 और 25 और सेट बी में एलिमेंट है 5 3 2 1 -2 -3 और -5, ठीक है। ये अलग से एग्जाम्पल के तौर पर हम लेकर के बताना चाह रहे हैं कि जैसे ऊपर वाला फंक्शन नहीं था तो नीचे वाला, ऊपर वाला फंक्शन क्यों नहीं था, क्योंकि 6 का इमेज नहीं दिख रहा था, बस यही यहाँ पर कमी थी, नहीं तो संबंध ये फलन के रूप में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन इसमें यह संबंध फलन क्यों नहीं है इसके विषय में भी जानना जरूरी है। इसमें एक बात आपको याद रहना चाहिए बाय डेफिनेशन कि
ये y के किसी भी वैल्यू के लिए x का एलिमेंट 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, 9 का इमेज 3 भी है और 9 का इमेज ये -3 भी है, बस यहीं पर समस्या है। इसी प्रकार 4 का इमेज 2 भी है और 4 का इमेज -2 भी है। समस्या अब तो समझ में आ गया होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार 25 का इमेज क्या है, 5 और -5 है, 2 नहीं हो सकता फंक्शन में। तो बस इस तरह से समझ लीजिए कि यह एक रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन यही तो कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, कोई भी जो रिलेशन है वो फंक्शन तब होगा जबकि उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं ए क्रॉस बी में, उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का होता है वो कहीं पर भी इक्वल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 इक्वल है इस 9 से, इसी प्रकार से 4 इक्वल है इस 4 से, 25 इक्वल है ये 25 से। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल ऑर्डर पेयर का होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पर तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे की बात क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में जरा देख लीजिए कि मान लो सेट ए में एलिमेंट 1 और 2 है और सेट बी में एलिमेंट 3 और 4 है। ठीक, लेकिन इसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम तैयार करें तो मिलेगा 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3 2 4। तो यह फंक्शन ए क्रॉस बी जो है यह फंक्शन क्यों नहीं हो सकता। यह ऑर्डर पेयर जो 1 3 है इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसमें भी जरा ऑर्डर पेयर में देख लीजिए 1 4 के अंतर्गत ये 1, तो फर्स्ट एलिमेंट यह 1 और 1 इक्वल होने के कारण यह जो क्रमित युग्म है ऑर्डर पेयर है वह फंक्शन नहीं हो सकता, है ना। यह संबंध कोई भी यह हो लेकिन फलन नहीं हो सकता है, इतना हम बताना चाह रहे हैं आपको। अब आगे देख लिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 कहना चाह रहा है कि r इक्वल टू 2 1, ये चीज़ देखिए 2 का 1 से है, 3 का 1 से है रिलेशन, 4 का 2 से रिलेशन है। तो 2 का 1 से, 3 का 1 से, 4 का 2 से, क्या यह r फॉर रिलेशन फंक्शन है क्या। तो हम कहेंगे श्योर, हाँ यह संबंध ये फलन के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि r टेंस टू a टेंस टू b, है ना। इसमें r जो रिलेशन है वो फंक्शन है, क्योंकि इसका जो प्री इमेज है ये 2 3 और 4 वो एक से अधिक बार ये किसी इमेज के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट इसका या इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कहीं पर भी इक्वल नहीं है। जैसे 2 इक्वल कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा फर्स्ट ऑर्डर में, 3 यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है और 4 भी आपस में ये फर्स्ट एलिमेंट के रूप में न दिखने के कारण यह रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5 में गिवन है ये 2 2 2 4 3 3 3 और 4 4, ये ऑलरेडी इज गिवन है ना। तो इसमें यह रिलेशन भी फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस ऑर्डर पेयर को इससे कंपेयर करके देखिए कि फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है। इसमें भी ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाता है कि यह रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता। इसको 2 का 2 से इमेज, 2 का 4 से इमेज हो रहा है, तो इसका प्री इमेज एक से अधिक बार दिया हुआ है, इसीलिए यह रिलेशन तो हो सकता है लेकिन यह रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक, अब इसके बाद देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 6 में है r इक्वल टू ये चीज़ देखिए 1 का 2 से रिलेशन, 2 का 3 से रिलेशन, 3 का 4 से रिलेशन, 4 का 5 से, 5 का 6 से रिलेशन पूरा। लेकिन एक बात और माइंड करने योग्य है कि ये जो 1 है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का कहीं पर भी फर्स्ट और ये एलिमेंट के रूप में दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार 2 आपस में ये फर्स्ट एलिमेंट के रूप में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, 3 भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, फर्स्ट भी फर्स्ट एलिमेंट के रूप में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, 5 भी फर्स्ट एलिमेंट के रूप में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए बस इतना समझिए कि यह एग्जाम्पल नंबर 6 जो वेन डायग्राम के रूप में दिखाई दे रहा है, जो यह संबंध भी है और यह संबंध एक फलन के रूप में, फंक्शन के रूप में भी डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। तो यह संबंध एक फलन f के रूप में दिखाई दे रहा है। अब इसका इंग्लिश वर्जन आपके सामने है, ये चाहें
तो फंक्शन का डेफिनेशन के रूप में आप फोटो क्लिक शूट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये चीज़ फंक्शन का डेफिनेशन है जो हम बता चुके हैं, फोटो क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद में अब आप देखिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 क्या दिखाई दे रहा है आपके सामने। ये कह रहा है, इंग्लिश वर्जन है और हिंदी वर्जन भी है। ये डबल टाइम्स बोलने में समय की बर्बादी होगी, इसलिए हम वन टाइम्स ही बोलना चाहते हैं, या तो हिंदी बोल लें या तो इंग्लिश में बोल लें। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। फोटोशूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कैपिटल N वास्तविक संख्या का समूचय है। फंक्शन सच दैट ये n फॉर नेचुरल नंबर टेंस टू n मीन्स नेचुरल नंबर फॉर ये गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान का फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए, मतलब कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था जरा वो भी देख लो। लेट कैपिटल N बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन a relation valued function such that extends to natural number by function of x equal to 2x plus 1. Using this definition, complete the table given below. तो ये जो टेबल गिवन है जिसमें ये फिलअप करना है, ये फंक्शन इसको रेड पेन से दिखाई दे रहा होगा आपको, इसी जगह को हमें फिलअप करना है। जबकि इसके लिए हमें फंक्शन ऑफ x गिवन है, क्या चीज़ गिवन है, ये 2x प्लस 1। बस इसमें कुछ भी तो नहीं करना है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू 7 दिया हुआ तो है ही, तो बस इस जगह पर आपको एक एक करके x की वैल्यू रखते जाना है, तो फंक्शन ऑफ x यानी कि y की वैल्यू आपको मिलता जाएगा, तो यही फंक्शन मिल जाएगा। तो जैसे x की वैल्यू यहाँ पर देखिए आंसर के रूप में 1 रख दें, तो 1 रख लें तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ x जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में रेड पेन से गैपिंग था, रेड पेन से ही हमने लिख दिया फंक्शन ऑफ 1 = 3। इसी प्रकार x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे इसी जगह पर, तो 2 × 2 या 4 + 1 5, तो ये आपका 5 है। इसी प्रकार 3 4 5 6 7 और 7 के लिए एक एक करके वैल्यू पुट करते जाइए और y की वैल्यू फाइंड आउट करते जाइए। इस प्रकार से अंततः एट लास्ट हमें फंक्शन मिल गया। क्या वैल्यू मिला, 1 3 2 5 3 7 4 9 5 11 6 13 और 7 15, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें मतलब की बात यहाँ दिखाई आपको दे रहा होगा कि ये फंक्शन क्यों है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहे हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट कहीं पर भी इक्वल दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे 1 कहीं पर भी फर्स्ट एलिमेंट के रूप में कहीं ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहा है क्या, चेक कर लीजिए, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए तो ये फर्स्ट वैल्यू कहीं पर भी इक्वल नहीं है बल्कि चेंज है। ये एरो बना करके दिखाई दे रहा है, ये 1 है, यहाँ पर ये देखिए 2 है, यहाँ पर देख लीजिए 3 है, यहाँ पर देख लीजिए 4 है, इसी प्रकार ये देख लीजिए 5 है, इसी प्रकार ये वैल्यू देख लीजिए 6 है, ये 7, यानी कि इक्वल कोई भी नहीं है। इसीलिए यह फंक्शन के रूप में डिफाइन हुआ है, इतना हम कहना चाहते हैं। अब आगे हम बताना चाहते हैं सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, मतलब कि कुछ फलन आपको दिखाई पड़ेगा और ये अलग अलग प्रकार के, और उसके ग्राफ भी बनाना आपको हम एक एक करके सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जरा सबसे पहला ये हमें फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन आपको देखना है। आइडेंटिटी फंक्शन की क्या विशेषता होती है, जरा आइडेंटिटी मतलब 1, इतना तो समझ में आ रही बात। तो इसमें आप ये समझ लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो डोमेन का जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 या इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, तो यानी कि डोमेन के किसी भी एक वैल्यू के लिए जो रेंज होगा वह केवल 1 होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आपको, ये चीज़ ध्यान दीजिए इसमें, यानी कि डोमेन के किसी एक वैल्यू के लिए रेंज 1 होगा, इसके लिए दूसरा के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, यानी कि एक का किसी और से इमेज जो इस तरह से आपको दिखाई नहीं पड़ेगा इस तरह से। तो एक का एक से रिलेशन होगा, ठीक है ना। जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, इस तरह से होगा। जैसे एक एग्जाम्पल क्या लिए हैं, y = फंक्शन ऑफ x = x लेट कर लिया हमने, ठीक है ना। तो y = mx + c के आधार पर कंपेयर करके देखें तो m की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से यानी कि 45 एंगल पर हमें एक लाइन मिल गया। इस लाइन की क्या विशेषता है
कि इसमें जो डोमेन है, डोमेन के किसी भी एक वैल्यू के लिए ये जैसे x इक्वल टू 1 ले लें तो y की वैल्यू भी 1 मिला, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 2 मिला, x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 3 मिला, x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू हमें 4 मिला। मतलब क्या हुआ, यानी कि x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू जो होगा वो यूनिक होगा, स्पेशल यानी एक कन्फर्म होगा। इसी प्रकार से इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है जरा वो भी देख लीजिए। लेट कैपिटल R बी द सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन the real valued function such that R tends to real number given by function of x equal to x for each x belongs to real number. Such a function is called the identity function. Here the domain and range of function is R. तो इसमें जरा इसको क्या कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। ऊपर का जो ग्राफ दिखाई दे रहा था उसमें हमने क्या देखा था, x की वैल्यू 1 से y की वैल्यू 1 मिला, x की वैल्यू 2 से y की वैल्यू 2 मिला। इस तरह से x की वैल्यू 2.5 से y की वैल्यू 2. मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो डोमेन में ये रियल नंबर होगा तो y की भी वैल्यू जो मिलेगा हमें, जिसे हम फंक्शन ऑफ x कहते हैं, वो कितना मिलेगा, वो भी कोई रियल नंबर ही मिलेगा। और वो y की वैल्यू भी चेंज कहीं पर भी नहीं दिखाई देगा और x की वैल्यू आपस में भी कहीं पर भी चेंज दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसके बाद आपके सामने आ रहा है ये कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट शब्द से ही क्लियर है, अचर फलन। तो है ना, इसके लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, डिफाइन द फंक्शन सच दैट r टेंड्स टू r बाई y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू c फॉर कांस्टेंट वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर c इज अ कांस्टेंट। अब जरा इसके विषय में हम कहना चाहते हैं, लेट कर लेते हैं हम ये y x की कांस्टेंट या c की वैल्यू ले रहे हैं वो 6 ले रहे हैं, ठीक ना। तो y इक्वल टू 6 पर एक लाइन खींचेंगे, इससे हमें क्या बेनिफिट मिला वो भी देख लीजिए। x की 0 पर y की वैल्यू क्या मिली, 6, यानी कि कांस्टेंट y के जो वैल्यू मिलेगा, ये जो y का वैल्यू मिलेगा वह कांस्टेंट बार बार मिलेगा x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए। इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो जैसे x की वैल्यू 2 के लिए भी चेक कर लीजिए, y की वैल्यू जो रेंज है वो भी 6 मिला। x की वैल्यू चेंज होती जा रही है 4, तो y की वैल्यू फिर से 6 मिला। x की वैल्यू 6 तो फिर से y की वैल्यू 6 मिल गया। तो इस प्रकार से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि x के -6 के लिए y की वैल्यू हमें ये क्या मिला, ये इधर से चल कर देखें, x के -6 के लिए y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -4 के लिए y की वैल्यू 6 है ना, x की -2 के लिए भी y की वैल्यू, यानी कि x के किसी भी रियल फंक्शन के लिए या रियल वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू मिलेगी वो कांस्टेंट मिलेगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में बस इतना ही आपको समझना है कि एक ऐसी लाइन मिलेगी जो x के ऊपर ये x की वैल्यू रखते जाएं तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसीलिए ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट या अचर फलन। अब ये थर्ड फंक्शन क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद फलन। A function f such that r tends to real number is said to be polynomial function if for each x in r। इसका एग्जाम्पल क्या दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, a0 प्लस a1 x पावर 1 a2 x पावर 2 a3 x पावर 3, ये इसको सम कर दिया, ठीक है ना, प्लस करके ये चीज़ इस तरह से सम कर दिया। तो जरा इसमें ये समझ लीजिए कि लास्ट में हमने क्या लिख दिया, an x पावर n। तो इसमें n जो है यहाँ पर नन निगेटिव इंटीजर है और a0 a1 a2 a3 डॉटेड n यहाँ पर क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दिखाई मेन बात क्या दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू जो यहाँ होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी, 4 5 6 अप टू n, यानी इस तरह से होगा, यानी कि रेशनल नंबर के रूप में x की वैल्यू नहीं होगी। बस पॉलिनोमियल की यही विशेषता होती है। जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 5/2, यहाँ पर n की वैल्यू कितना मिला, 5/2, जो रेशनल नंबर जो दिखाई दे रहा है वो ये n यह है जो कि नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x पावर 5/2 यह पॉलिनोमियल फंक्शन हो भी नहीं सकता है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर, यह 13 बुक का ही है,
एनसीईआरटी ये कोर्स के लिए एक हम ये डिफाइन क्यों करना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए। डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू रियल नंबर आर, है ना, यानी कि ये डोमेन को डिफाइन करेगा और ये वाला वैल्यू रेंज को डिफाइन करेगा बाई वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में है। 2 3 4 5 ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन तो होता ही है, अभी आपको तुरंत बताई है, तो इतना तो ये आपको याद रहना ही चाहिए। अब आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, फुल स्टॉप। आगे क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये कंप्लीट द टेबल given below by using this definition. What is the domain and range of the function? Draw the graph of function f. तो इसमें यहाँ पर मतलब की बात आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्राफ है आपको, ये टेबल गिवन है, टी फॉर टेबल हम कर दे रहे हैं, ये टेबल आपको गिवन है। इसमें y की वैल्यू हमें जो रेड पेन से ये फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दिखाई दे रहा है, बस उसी को फिलअप करना है, ठीक है ना। तो लेकिन इसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर हम -4 रखते हैं सपोज कीजिए, तो -4 का स्क्वायर 16, तो वाई की वैल्यू 16 मिला। एक्स की वैल्यू -3 रख दीजिए, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 9 मिल गया। यहाँ पर x की वैल्यू ऊपर देखिए, x की वैल्यू ऊपर है, -2 रखें तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 दिखाई दे रहा है। x की वैल्यू -1 रख लें तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो इस तरह से आपको दिखाई पड़ा। x की वैल्यू 0 में ये 0, x की वैल्यू 1 रखें तो ये y की वैल्यू 1 मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 रखें तो y 2 2 0 4 मिला। x की वैल्यू 3 रखें तो 3 3 9 मिला, 4 पर 16 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से टेबल फिलअप करने के लिए कर रहा था, तो टेबल तो फिलअप हो ही गया। अब इसमें कह रहा था कि इसका डोमेन देखिए, हमें यहाँ पर डोमेन भी याद करना है, ये रेंज भी याद करना है और इसका ग्राफ भी फाइंड आउट करना है। तो जब हम ये टेबल फिलअप कर ही दिए हैं तो आधा काम तो मेरा पूरा हो ही गया। तो आधा काम ये मेरा क्या कंप्लीट हुआ, ये जो x की वैल्यू है वही डोमेन है और ये y की जो वैल्यू है वही आपका रेंज है। बस इसमें रेंज के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिपीट हो रहा है ये चीज़ देखिए, वो चीज़ 2 बार नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से आपका जो डोमेन हुआ वो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये 4, ये इस तरह से आगे की ओर ये बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आगे की ओर भी ध्यान देने योग्य बात है, डॉटेड आगे की ओर भी ये वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा ये वैल्यू, ठीक है ना। तो अब इसमें यहाँ पर x की वैल्यू ये डी फॉर डोमेन के रूप में ये दिखाई दे रहा है, ये इसका रियल नंबर ये है। अब इसमें यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे, x की वैल्यू -4 पर y, x की -4 पर y की वैल्यू कितनी मिल गई 16, ठीक, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। x की -2 पर y की वैल्यू 4, x की -1 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 16। तो अब क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को हम मिलाते कि हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे तो आपको एक पैराबोला, ये इसे कहते हैं, अभी पढ़े हो ना पढ़े हो अलग मैटर है, शो कर रहा है, लेकिन ये पैराबोला का इक्वेशन शो कर रहा है। तो ये आपका ग्राफ आप इस तरह से बनाना पड़ता है, यानी कि x और y के उसके पेयर वैल्यू को मिलाते हुए आप आगे बढ़ेंगे और इसके पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू को मिलाएंगे तो अंततः जो हमें मिलेगा उसको इस फंक्शन का ग्राफ कहते हैं, प्लॉट हो गया। अब इसमें एक बात बताइए कि हमें फंक्शन ऑफ x इक्वल टू गिवन था एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें x की वैल्यू केवल 4 तक ये थोड़ा है, तो 4 के आगे भी बढ़ सकता है, तो यानी कि 1 और ये 0 के बीच में भी कोई वैल्यू हो सकता है ना। जैसे x की 1 पर y की वैल्यू जो है कोई और भी मिल जाएगा, ये 1 है ना, x की वैल्यू मान लीजिए कि 0.5 है तो y की वैल्यू कितना होगा 0.25 मिला, तो ये जो होगा रियल नंबर है ये। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक यहाँ पर आपका ये फंक्शन के लिए रेंज मिल गया, वो डोमेन मिल गया और इसका रेंज भी वो 0 से ऊपर तक जा रहा है। ये पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर, क्या क्यों दिखाई दे रहा है, y की वैल्यू देख लीजिए 0 से नीचे तो है नहीं, 0 के ऊपर जा रहा है, तो 0 के ऊपर जाने के कारण क्या कर दिया r प्लस
मतलब इसका जो इनपुट है वो माइनस ये रियल नंबर से प्लस रियल नंबर के तरफ ये सभी वैल्यू लिए जा सकते हैं, लेकिन इसका जो हमें रेंज मिलेगा वो केवल पॉजिटिव वैल्यू के रूप में रियल नंबर मिलेगा। इनपुट ये टोटल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, लेकिन उसका आउटपुट होगा वो केवल पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू ये आर, ये डोमेन हो गया और इसका ये क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है ना। डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर मतलब की बात आपको क्या दिखाई दे रहा है, पावर n इक्वल टू क्या है, ये 3, तो हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 अप टू n, इस तरह के वैल्यू जो होते हैं यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में होता है। अच्छा आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये x बिलोंग्स टू r, r का मतलब यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन मिल गया। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, यहाँ पर केवल ग्राफ प्लॉट कर देना है इस फंक्शन को देखते हुए। ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है इसका हमें ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के लिए x की वैल्यू हम सपोज कर लें ये यानी कि रेंज जो होगा वो ये रियल नंबर के रूप में, रियल नंबर क्या होगा, डॉट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के तरफ हम चलते हैं। क्या कहा हमने, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के तरफ हम चलते हैं। ये रेंज वो ये x की वैल्यू को अटेंड करते हुए यानी कि डोमेन को अटेंड करते हुए, तो उसके y की वैल्यू को भी हम एक एक करके लेते चले जाएंगे, उससे हमें ग्राफ मिल जाएगा। चलो आगे क्या हम देखना चाहते हैं, सपोज कीजिए x की वैल्यू अगर -3 है तो -3 यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए। क्या कहा हमने, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, यहाँ पर x की पावर है, ये x के पावर यहाँ पर 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, -3 दिखाई दे रहा है। तो -3 के पावर 3 कितना होगा, -27, ठीक। x की वैल्यू -2 कर लीजिए तो -2 के पावर 3 कितना होगा, -8। x की वैल्यू यहाँ पर इस जगह पर -1 रख लें तो -1 के पावर 3 -1 होगा। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 मिल जाएगा। फंक्शन ऑफ x वही y कहते हैं, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू अगर 1 रख लें तो y की वैल्यू 1 मिला, x की वैल्यू 2 से y की वैल्यू 8 मिला, x की वैल्यू 3 से y की वैल्यू 27। तो इस तरह से इन्फिनिटी तक अभी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, वहाँ तक हमें नहीं पहुँचना, उसके ठीक पहले स्टेप तक रहना है। तो इसमें ये जो नीचे वाला वैल्यू जो दिया हुआ है वही आपका रेंज मिला, और ऊपर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो आपका डोमेन हो गया। डोमेन क्या है, वह निगेटिव हो और पॉजिटिव हो, सभी प्रकार के रियल नंबर हैं, और इसका जो रेंज भी है वो निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ रियल नंबर ही है। तो इसी को देखते हुए हम ग्राफ कैसे डिफाइन करते हैं जरा चेक कर लीजिए। x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू कितना हो गया, -27, तो यहाँ पर क्रॉस कर लेते हैं। -2 पर x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू -8, ये ग्राफ में इस तरह से प्लॉट कर दिया, क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू -1 हमें मिलता है, तो इस तरह से इसको भी वैल्यू ये सर्किल चलिए बना लेते हैं। और इस प्रकार से x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1 मिला, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 2 मिला, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 8 मिला, x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू कितना मिला, 27। तो इस प्रकार से अब इन्हीं ये क्रॉस सर्किल को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका ग्राफ। इस प्रकार से हमें ग्राफ मिल जाता है। तो ग्राफ तो बनाने आपको आ ही गया कि ग्राफ बनाने में बस इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर इसको आप बना लेते हैं तो इसके बाद ग्राफ आसान हो जाता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमें फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, -3 पर 27, -2 पर -8, -1 पर -1, 1 पर ये 1, 0 पर 0, इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इधर भी -इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, उधर भी +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, डोमेन भी ये इसका इनपुट जो हमें मिल रहा है वो ये रियल नंबर है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, और इसका रेंज भी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर के रूप में ही फाइंड आउट हो रहा है। अब आगे ये अब 4th नंबर का जो फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन वो है ये रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन शब्द से ही क्लियर है, परिमेय फलन
मीन्स वह फलन जिसको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम कहते हैं रियल वो रेशनल फंक्शन, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा जरा वो भी देख लीजिए। इट्स फंक्शन इज द टाइप ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब p अपॉन क्यू के रूप में जो भी हमें फंक्शन मिले उसी को हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। इस रेशनल फंक्शन की क्या विशेषता होती है, इस जो नीचे का जो वैल्यू मिलेगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। बस एक पॉइंट यहाँ पर यही इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मजबूती से, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है, इसी का रेशनल फंक्शन का ही एग्जाम्पल है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर स्मॉल एफ एक्स क्या है 1 और जी एक्स का वैल्यू है x, तो p अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। तो यह एक प्रकार से हमें मिल गया रेशनल फंक्शन। इसमें जो डोमेन है और इसका जो रेंज है वही हमें प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के रूप में दिखाई दे रहा होगा, ये ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक बात बताइए कि यहाँ पर y इक्वल टू क्या कहना चाह रहे हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x को तो y कहते हैं, क्या कहा हमने, फंक्शन ऑफ x को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो याद रखिए कि ये इन्फिनिटी वैल्यू कोई फंक्शन शो नहीं करता है, बस इतना माइंड कीजिएगा। अगर x की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये डोमेन जो होगा वो रियल नंबर तो होगा लेकिन एक्सेप्टेड जीरो वैल्यू, तो जीरो वैल्यू को हटा करके जो भी हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर होगा वह सभी के सभी उसका डोमेन होगा, ठीक है ना। द डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्टेड जीरो वैल्यू, ठीक। तो इसमें रेंज भी, रेंज के लिए एक बात बताइए कि इसका रेंज हम कैसे जानकारी करेंगे। यहाँ पर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो सकता है, तो इसको इस जगह पर ले जाओ और इसको यहाँ नहीं ले आओ, इन जगहों को आपस में अदल बदल कर लो। तो अदल बदल करने पर क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई। फिर से y इक्वल टू अगर जीरो रख लेते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, बताइए, इन्फिनिटी मिलेगा। तो इन्फिनिटी तो फंक्शन शो करता नहीं है, फंक्शन वैल्यू तो होता नहीं है। इस प्रकार से हम इसका रेंज पता कर लिए कि y की वैल्यू जो होगी वो रियल नंबर तो होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सेप्टेड जीरो वैल्यू, ये जीरो वैल्यू को छोड़ करके जो भी हमें मिलेगा y का मान वो सब के सब उसका रेंज होगा। तो इसका डोमेन क्या मिला, ये रियल नंबर r माइनस मतलब कि एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो के वैल्यू को केवल छोड़ते हुए जो भी हो। इसमें एक बात और हम कहना चाहते हैं, मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये गिवन है, ये x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 4, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कहना चाहेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, यानी कि इसके लिए जो डोमेन होगा वह डोमेन क्या होगा, ये इसके लिए डोमेन जो होगा ये x माइनस 4 इक्वल टू जीरो में x इक्वल टू 4, यानी कि x इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, जरा वो भी समझ लीजिए। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा, यानी कि डी फॉर डोमेन ऑफ f इक्वल टू r माइनस, इस तरह से हम 4 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका डोमेन मिल जाता है। इसी प्रकार सॉल्व करके हम रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं, ये मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस ये को मापांक फलन भी कहते हैं। मापांक शब्द से ही क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर जो भी वैल्यू मिलेगा वह फंक्शन जो होगा वो मॉडुलस फंक्शन होगा। इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, द फंक्शन ये f सच दैट r टेंड्स टू कैपिटल R, यानी कि ये डोमेन हो गया इसका और ये क्या हो गया, ये रेंज हो गया। लेकिन जो रेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, ये चीज माइंड करना। ये जो डोमेन होगा वो रियल नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कि इनपुट रियल नंबर होगा लेकिन आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन जीरो भी हो सकता है लेकिन इन्फिनिटी के पहले होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चीज द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू कैपिटल R डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x। इसको मॉड को मॉडुलस भी कहते हैं, ध्यान रखना अलग से, ठीक। और ये इज x बिलोंग्स टू कैपिटल R इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, ठीक। तो इसका एक और मतलब की बात बता दें कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर में फंक्शन ऑफ x की वैल्यू को अगर ब्रेक करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, ये x पॉजिटिव भी मिल सकता है, x नेगेटिव भी मिल सकता है फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ पर
एक्स पॉजिटिव कब होगा, ये आप माइंड कीजिए। एक्स पॉजिटिव ये कब होगा, जबकि ये जब यानी कि ये रियल नंबर ये सब शो कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ एक्स होगा। दूसरी बात यहाँ पर इसके विषय में भी ज़रा थिंकिंग कर लीजिए। एक्स की वैल्यू जब निगेटिव हम रखते हैं, यहाँ पर इसमें ज़रा चेक करके देख लीजिए, एक्स की वैल्यू कुछ भी निगेटिव रखेंगे तो माइनस चूँकि लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोबारा हमें फंक्शन ऑफ एक्स भी पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगा। तो एक्स के पॉजिटिव में फंक्शन ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स के निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो भी फंक्शन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मॉडुलस फंक्शन मिल जाता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो हमें मिलता है वो कैपिटल वी साइड का, वी शेप होता है, वी आकार का होता है। ये वी आकार यही तो होता है। तो वी आकार का कोई भी ये जो फंक्शन होगा मॉडुलस के रूप में वो वी शेप जरूर शो करेगा। इतना माइंड करने योग्य बात है। अब आगे देख लीजिए, ये कहना चाह रहा है ये सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम हिंदी में चिन्ह फलन भी कहते हैं। द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू कैपिटल आर, यानी कि डोमेन रियल नंबर होगा, इसका जो रेंज होगा वो ये रियल नंबर जरूर होगा, लेकिन एक विशेष कंडीशन के साथ। डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ये 1 0 -1। ये 1 कब होगा, जबकि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू 0 कब होगा, कांस्टेंट 0 की बात करना चाहते हैं हम, जबकि एक्स की वैल्यू 0 होगी। कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू -1 कब होगा, जबकि एक्स की वैल्यू 0 से कम होगा। तो 0 से ये एक्स की वैल्यू 0 से कम इधर है, एक्स की वैल्यू 0 से अधिक इधर है, और एक्स की वैल्यू 0 ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 3 तरह की बातें हैं सिग्नम फंक्शन में। क्या बातें हैं कि जब एक्स की वैल्यू ये 0 से ज़्यादा हो, जैसे एक्स की वैल्यू 1 मिला तो वाई की वैल्यू 1 मिला, एक्स की वैल्यू 2 है तो भी वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 3 है तो भी वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 4 ले लें तो भी वाई की वैल्यू 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 0 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो, एक्स की वैल्यू जब ये 0 से छोटा होगा तो y की वैल्यू सदैव -1 मिले। ज़रा चेक करके देख लीजिए, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू ये देखिए -1 है, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू फिर से -1, x की वैल्यू -3 तो फिर से y की वैल्यू -1। तो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू निगेटिव में कुछ भी लें तो y की वैल्यू जो होगा -1 होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव चाहे कुछ भी लें तो y की वैल्यू +1 ही होगा। ये लेकिन x की वैल्यू 0 में y की वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस तरह के फंक्शन को हम ये क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ये इट्स एग्जाम्पल है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mod x अपॉन x, ये फॉर विच x इक्वल टू नॉट 0, और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 कब होगा, जबकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। तो इसमें यही चीज़ अप्लाई हो गया इस फंक्शन के लिए। क्यों अप्लाई हो गया, x की वैल्यू ये बराबर 0 नहीं है तो या तो पॉजिटिव वैल्यू होगा या तो निगेटिव वैल्यू होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो यहाँ पर जैसे 2 है ऊपर तो नीचे भी 2 पॉजिटिव हो गया, 2/2 कितना हो गया, 1 ही तो होगा, यही वाला वैल्यू 1 है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं है, -2 रख लेते हैं तो -2 ये, और एक और निगेटिव यहाँ पर आ रहा है तो -2/-2 यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, ये टोटल वैल्यू फिर भी माइनस में ही आएगा। जैसे जरा रख करके तो देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए -2 का mod अपॉन -2, तो -2 का mod कितना होता है, मॉडुलस ये 2 होगा अपॉन -2, तो इसका वैल्यू कितना मिला, -1। यही हम कहना चाह रहे हैं, ये ठीक है ना। तो इस तरह से सिग्नम फंक्शन के लिए ये आप याद रखिएगा कि इसका जो डोमेन होगा वो ये -r + r कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इसका रेंज होगा वो फिक्स होगा, जो -1 0 और +1 के बीच में होगा। तो इस तरह से हम आपको डिफाइन करना चाह रहे थे। ठीक है ना। अब इसके बाद में बात सामने आ रही है, ये लास्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, महत्तम पूर्णांक फलन, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए अगर बात करें तो इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो भी देख लीजिए। द फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू कैपिटल R मीन्स डोमेन ये रेंज को डिफाइन कर रहा है, डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x, कैपिटल ब्रैकेट बंद करना है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
कैपिटल आर assumes the value of the greatest integer less than or equal to x, such a function is called greatest integer function। इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स को कैपिटल ब्रैकेट क्लोज करके हम लिखते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की विशेषता ये होती है। लेकिन ये कह रहा है ग्रेटेस्ट, लेकिन इसमें ग्रेटेस्ट होने के बावजूद भी इसमें लोएस्ट वैल्यू को हम ये फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम कहें कि अधिक से अधिक हमें 2 पेन लेना है, तो 2 पेन या 1 पेन, है ना कि दो अधिक से अधिक की बात करें तो दो यानी कि मिनिमम वाली बात सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको अटेंड करना चाहते हैं। अब ग्रेटेस्ट फंक्शन की अगर बात करें तो ये चीज एग्जाम्पल के रूप में जरा देख लीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू, अगर ये y की वैल्यू कितनी है -1, जबकि इसका लोएस्ट वैल्यू कितना होगा -1, x की वैल्यू -1, 0 से छोटा होना चाहिए और -1 के बराबर या उससे ज़्यादा। तो x की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू जो है वो अगर ये x इक्वल टू अगर 0 हो तो x की वैल्यू भी 0 होना चाहिए या 1 से कम होना चाहिए। y की वैल्यू यदि अगर 1 है तो x की वैल्यू 1 होना चाहिए या तो यहाँ पर 2 से कम होना चाहिए, ठीक। y की वैल्यू यदि 2 है तो x की वैल्यू या तो 2 होना चाहिए या तो 3 से कम होना चाहिए। y की वैल्यू सपोज कीजिए अगर 3 है तो x की वैल्यू या तो 3 होना चाहिए या तो 3 से कम होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम यह क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि y इक्वल टू गिवन है 2.13, ठीक है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इंटीजर के रूप में अगर देखें तो 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना मिला 2, x की वैल्यू कितना मिला 2.13। तो x की वैल्यू ये अगर मान लीजिए ये x की ये y इक्वल टू वैल्यू हम लिखते रहे 2.13 लिखे थे ना, 2.04 लिख दे। तो अब बताइए कि इसका यानी कि इंटीजर वैल्यू जो होगा ये 2 ही ले सकते हैं, y इक्वल टू ये 2 हमें मिलेगा। x की वैल्यू चेंज हो रहा है, y की वैल्यू लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू ना लेकर के इसके मिनिमम वैल्यू को अटेंड करना चाहते हैं। अब जरा एक और बात बताइए, 2.13 से जो ये छोटा होगा इंटीजर वो 2 ही तो होगा, लेकिन एक और बात बताइए कि -2.13 से अगर छोटा अटेंड कर रहे हैं तो -3 लेना पड़ेगा। चलो इसको आगे की ओर ग्राफ के अंतर्गत समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये आपका ग्राफ है, प्लॉट कर लिया है हमने। इसमें जरा चेक कर लीजिए कि x की वैल्यू ये देखिए, x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू भी -3 हो गया। ये 2 पॉइंट यहाँ पर अगर वैल्यू ले लें -2.19 कर लिए या कुछ भी वैल्यू ले लें तो भी x हमें y की वैल्यू कितनी होगी, ये -3 ही होगी। -2.5 कर लें ये x की वैल्यू तो इसकी y वैल्यू भी कितनी होगी, -3 ही होगी। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वही होता है वास्तव में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो अंततः आपको ये कहना चाहते हैं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।